इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म इन दो टर्म्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। ओके, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, डीकोलोनाइजेशन। ये सभी टॉपिक्स यूजीसी नेट के न्यू सिलेबस का हिस्सा है। इन सभी टॉपिक्स को और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हमने हमारे पॉलिटिकल साइंस के इस ऑनलाइन कोर्स में डिटेल में कवर किया है। पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि यूजीसी नेट जून 2019 के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहां हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अलावा पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन सभी सेक्शंस के जितने भी टॉपिक्स हैं न्यू सिलेबस के उन्हें हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। ओके, इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म इन दो टर्म्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और इनके बीच मौजूद जो डिफरेंस है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक के टाइम पीरियड को एज ऑफ इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसे हम एज ऑफ इम्पीरियलिज्म ही क्यों कहते हैं, इसे हम एज ऑफ कॉलोनियलिज्म क्यों नहीं कहते। देखिए, इस पीरियड को आप एज ऑफ इम्पीरियलिज्म भी कह सकते हैं, इसे आप एज ऑफ कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हैं। अगर आप इसे एज ऑफ कॉलोनियलिज्म कहते हैं तो भी आप गलत नहीं होंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड का 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक के इस टाइम पीरियड का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो होगा वो तब होगा जब हम इसे एज ऑफ इम्पीरियलिज्म कहेंगे। इस टाइम पीरियड को एज ऑफ इम्पीरियलिज्म कहना ये हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये इस पीरियड का ज़्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन होगा, एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा। और मेरे इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए जो मैं आर्ग्यूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ कि 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक के टाइम पीरियड को एज ऑफ इम्पीरियलिज्म कहना ये इस टाइम पीरियड का ज़्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन है। मेरे इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म इन दो टर्म्स के मीनिंग के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, इन दो टर्म्स का मीनिंग क्या है और इनके मीनिंग के बीच डिफरेंस क्या है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म इन दोनों टर्म्स के मीनिंग सिमिलर नहीं है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से बहुत अधिक रिलेटेड हैं, लेकिन इनके मीनिंग सिमिलर नहीं है। इन दोनों टर्म के मीनिंग में एक बहुत ही स्मॉल और माइन्यूट डिफरेंस है और इस डिफरेंस को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स के लैटिन रूट को देखते हैं। लैटिन रूट्स मतलब वो लैटिन वर्ड्स जहाँ से ये टर्म डिराइव किए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स के लैटिन रूट्स, लैटिन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कॉलोनियलिज्म के साथ। कॉलोनियलिज्म लैटिन वर्ड कॉलोनिया से डिराइव हुआ है। ओके, कॉलोनियलिज्म लैटिन वर्ड कॉलोनिया से डिराइव हुआ है। कॉलोनिया का मतलब होता है सेटलमेंट ऑन अ फॉरेन सॉइल। सेटलमेंट ऑन अ फॉरेन सॉइल मतलब किसी नए, किसी अनजान जगह पर सेटल हो जाना, इसे कॉलोनिया वर्ड जो है उसका ये मीनिंग होता है। तो कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या होगा? कॉलोनियलिज्म का मीनिंग किसी फॉरेन टेरिटरी में, मतलब किसी ऐसे टेरिटरी में जो कि आपसे बिलोंग नहीं करता हो, जिस टेरिटरी के आप ओनर नहीं हो, कॉलोनियलिज्म का मीनिंग इस तरह के फॉरेन टेरिटरी में सेटल होने से जुड़ा हुआ है। ओके, कॉलोनियलिज्म का मीनिंग इस तरह के किसी फॉरेन टेरिटरी में सेटल होने से जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरा टर्म जो है वो है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म लैटिन वर्ड इम्पीरियम से डिराइव होता है। ओके, इम्पीरियम का मतलब है कमांड या ऑर्डर या अथॉरिटी। तो इम्पीरियलिज्म एक कंट्री के पावर को डिनोट करता है, ये एक कंट्री के पावर और अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। और इम्पीरियलिज्म का ये टर्म इस बात को भी डिनोट करता है कि एक कंट्री की पावर और अथॉरिटी कितनी दूर तक फैली हुई है। मतलब एक कंट्री अपने डोमेस्टिक स्फीयर के अलावा और कितने कंट्रीज के ऊपर और कितने टेरिटरीज के ऊपर अपने पावर और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है, इस बात को भी डिनोट करता है इम्पीरियलिज्म। इस तरह से अगर हम देखें तो इम्पीरियलिज्म एक पॉलिसी भी है। इम्पीरियलिज्म क्या है? इम्पीरियलिज्म एक पॉलिसी भी है, एक ऐसी पॉलिसी जिसके द्वारा एक कंट्री अपने पावर, अपने अथॉरिटी, अपने इन्फ्लुएंस को दूसरे कंट्रीज तक, दूसरे टेरिटरीज तक एक्सटेंड करने की कोशिश करती हो। ओके, ये एक पॉलिसी को भी डिनोट करता है।
कि जिसके द्वारा एक कंट्री अपने पावर, अपने अथॉरिटी, अपने इन्फ्लुएंस को अपने डोमेस्टिक स्फीयर से बाहर दूसरे टेरिटरीज, दूसरे कंट्रीज के ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करती हो। इंपीरियलिज्म के इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के मेनली दो तरीके एक कंट्री के पास अवेलेबल होते हैं। अगर एक कंट्री के इस तरह का इंपीरियल एम्बिशन है, वो अपने पावर, अपने अथॉरिटी, अपने इन्फ्लुएंस को अपने डोमेस्टिक स्फीयर से बाहर पे इन्फ्लुएंस करना, एक्सटेंड करना चाहता है, तो इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एक कंट्री के पास दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को बिना उस कंट्री के टेरिटरी में डायरेक्टली इंटरफियर किए उस कंट्री को इन्फ्लुएंस करना। ओके, बिना किसी कंट्री के टेरिटरी में डायरेक्टली इंटरफियर किए उस कंट्री के ऊपर डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना, उस कंट्री को इन्फ्लुएंस करना, ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट तरीका जो है इंपीरियलिज्म के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का जो डायरेक्ट तरीका है, इस डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि पहले एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को कैप्चर करेगा, उसे कनकर करेगा, फिर वहां पर वो अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश करेगा। इसके बाद उस कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेगा और इस तरह उस वीक कंट्री के ऊपर जो इंपीरियल पावर है, वो इंपीरियल पावर अपने अथॉरिटी को, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करेगा, स्टैब्लिश करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत, इंपीरियलिज्म को इंप्लीमेंट करने के डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत जो इंपीरियल पावर है, जो इंपीरियल कंट्री है, वो किसी फॉरेन टेरिटरी को कनकर कर रहा है, उसके द्वारा किसी फॉरेन टेरिटरी को कनकर किया जा रहा है और वहां पर सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया जा रहा है। लेकिन कॉन्क्वेस्ट और सेटलमेंट का ये जो प्रोसेस है, किसी फॉरेन टेरिटरी को कॉन्कर करना और वहां पर सेटलमेंट एस्टैब्लिश करना, कॉन्क्वेस्ट और सेटलमेंट का ये जो प्रोसेस है, ये कॉलोनियलिज्म से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कॉलोनियलिज्म के मीनिंग को अगर आप देखें तो कॉलोनियलिज्म का मीनिंग यही है, लिटरल मीनिंग यही है, किसी फॉरेन टेरिटरी में जाकर सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करना। और आप सेटलमेंट कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? जब तक उस टेरिटरी को आप कनकर नहीं करेंगे, उसको कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, आप वहां पर सेटलमेंट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो कॉलोनियलिज्म का मीनिंग भी यही है, किसी फॉरेन टेरिटरी में जाकर कॉन्क्वेस्ट करके वहां पर सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करना। तो इस पॉइंट में आकर, और इंपीरियलिज्म को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने का भी मेथड यही है, किसी फॉरेन टेरिटरी में कॉन्क्वेस्ट करके वहां पर सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करना। तो इस पॉइंट में आकर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट में आकर हम कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, इस पॉइंट में आकर हम इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को जोड़ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि अगर इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी को डिनोट करता है, एक ऐसे पॉलिसी को जिसके द्वारा एक पावरफुल कंट्री अपने पावर, अपने अथॉरिटी और अपने डोमिनेंस को दूसरे वीक कंट्रीज के ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करती है, तो कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म के इस पॉलिसी का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंपीरियलिज्म के पॉलिसी का ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म के पॉलिसी का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक इंप्लीमेंटेशन है। कॉलोनियलिज्म वो माध्यम है, वो तरीका है जिसके द्वारा एक कंट्री अपने पावर, अपने डोमिनेंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड करने के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। ओके, इसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। यहां पर आपको एक और बात समझना है। ओके, यहां पर आपको एक और बात समझना है। अगर आप किसी फॉरेन टेरिटरी में जाकर सिंपली वहां पर सेटल हो जाते हैं, तो इसे हम कॉलोनियलिज्म नहीं कहेंगे। सिंपली किसी फॉरेन टेरिटरी में जाकर वहां सेटल हो जाना और वहां पे आप रहना अगर शुरू कर देते हैं, तो इसे हम कॉलोनियलिज्म नहीं करेंगे। मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को अंटार्कटिका भेजती है और ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जाकर वहां सेटल हो जाते हैं, तो क्या आप इसे कॉलोनियलिज्म कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट कॉलोनियलिज्म को प्रैक्टिस कर रही है, अंटार्कटिका को इंडियन गवर्नमेंट ने कॉलोनाइज कर लिया? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, किसी भी फॉरेन टेरिटरी में हुए सेटलमेंट को हम कॉलोनियलिज्म तब कहेंगे जब उस फॉरेन टेरिटरी में सेटलमेंट के साथ साथ उस फॉरेन टेरिटरी में रह रहे लोकल पॉपुलेशन के ऊपर भी हम एक डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करेंगे। मतलब कॉलोनियलिज्म के तहत हमारा एम सिर्फ किसी फॉरेन टेरिटरी में जाकर सेटल होना नहीं होगा। हमारा एम क्या होगा? उस फॉरेन टेरिटरी में जाकर वहां रह रहे लोकल पॉपुलेशन के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना। तो किसी टेरिटरी में जाकर सिंपली वहां पर रहना, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है।
ओके, कॉलोनियलिज्म क्या होगा? जब आप किसी टेरिटरी में सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पर पहले से जो पॉपुलेशन रह रहे होते हैं उनके ऊपर आप डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं, इसे आप कॉलोनियलिज्म कहेंगे। ओके, कॉलोनियलिज्म में आपका एम सिर्फ फॉरेन टेरिटरी में जाकर सेटल होना नहीं होता, उस फॉरेन टेरिटरी में जाकर वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना होता है, उस लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना होता है, उस लोकल पॉपुलेशन के का एडवांटेज लेना होता है, और वो जो फॉरेन टेरिटरी है उस फॉरेन टेरिटरी में जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना आपका एम होता है। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करके आप क्या करना चाहेंगे? आप अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहेंगे। जो कॉलोनियल पावर है वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहेगा, अपने वेल्थ को इंक्रीज करना चाहेगा, अपने पावर को इंक्रीज करना चाहेगा। तो कॉलोनियलिज्म के पीछे इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। कॉलोनियलिज्म के पीछे इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है, और इंपीरियलिज्म के पॉलिसी के पीछे एक पावरफुल कंट्री का इंपीरियलिज्म के पॉलिसी के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? कि दूसरे वीक कंट्रीज को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना, और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करके अपने खुद के पावर को, अपने खुद के वेल्थ को इंक्रीज करना। ओके, इसलिए हम कहेंगे, कॉलोनियलिज्म को डिफाइन करते हुए हम कहेंगे कि कॉलोनियलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ सब्जुगेशन एंड domination. It is a system of subjugation and domination of one country by another country through conquest and settlement. कॉलोनियलिज्म क्या है? ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी फॉरेन टेरिटरी में अपने सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं, और सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए हम सबसे पहले उस फॉरेन टेरिटरी को कनकर करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं। सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करने के बाद जो वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन पहले से रह रहे होते हैं उनके ऊपर हम डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं, उनको हम सब्जुगेट करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल के अंतर्गत लाते हैं, और फिर उस फॉरेन टेरिटरी को और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को हम इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं, उस फॉरेन टेरिटरी के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, खुद अपने पावर और अपने वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। ये है कॉलोनियलिज्म। ओके, और इस तरह हम कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच मौजूद डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की मीनिंग समझ में आए हो, इनके बीच मौजूद जो डिफरेंस है वो समझ में आए हो। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म से रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स हैं जिन्हें डिटेल में डिस्कस किया गया है हमारे कोर्स में। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह कोर्स में एनरोल किया जा सकता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।